जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आज के इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन आपको कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर 20 और 21 अप्रैल को भी होने वाले हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। उसने बंगाल का नायब दीवान जो है किसे नियुक्त किया था। चलिए बताइएगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए और बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। उसने बंगाल का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था। तो याद रखेंगे ये नियुक्त किए हुए थे मोहम्मद रज्जा खान को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में अधिकतम कितनी ऋण राशि जो है प्रदान की जाती है। तो याद रख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है। तो ये किए जाते हैं 50,000 तक। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 50,000 तक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि प्रथम लोकसभा के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे तथ्य सही है। चलिए बताइएगा। तो प्रथम लोकसभा के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा तथ्य यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताएंगे। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और अच्छे से पढ़कर आंसर लगाइए। तो हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे अगर 5 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में उत्तरी तट का विस्तार कहां तक है। तो याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में उत्तरी तट का विस्तार कहां तक है। तो इनका विस्तार हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रियासतों के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे महत्वपूर्ण संकल्प पारित किया गया था। तो वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रियासतों के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण संकल्प पारित किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाला यहाँ पे जिला कौन सा है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है मधुबनी होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोसी परियोजना की स्थापना और कार्य पूर्ण होने के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो कोसी परियोजना की स्थापना और कार्य पूर्ण होने के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संवेग। ऑप्शन सी सही जवाब है, संवेग कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि पित्तल में जस्ता का प्रतिशत भाग कितना होता है? तो पित्तल में जस्ता का जो प्रतिशत भाग होता है ये लगभग आपके 30% हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए बताएंगे। तो वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता किए गए थे आपके चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तना भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए बताएंगे। तो तना भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब तो उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में का मिलान करें और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और बताइए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस उद्देश्य के लिए जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस उद्देश्य के लिए जोड़ा गया? तो आप बताएंगे राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने के लिए जो है रोके गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे आता है। प्रश्न क्या है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल थी? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त यहाँ पे शामिल थी? तो यहाँ पे कौन सी शर्तें शामिल थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो 60 नंबर क्वेश्चन के अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका। और प्रश्न क्या दिया गया है कि सकल राष्ट्रीय आय के कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत विकास का घोतक नहीं बल्कि एक मिथक है। ये कथन किसका है? तो ये अगर कथन देखेंगे तो ये कथन हो जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि अप्रैल 2025 में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा अभियान को किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडा दिखाई है? तो अप्रैल 2025 में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा अभियान को किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडा दिखाई है? तो राजनाथ सिंह को सही जवाब कीजिएगा, राजनाथ सिंह है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है। प्रश्न है कि किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखों से उनके विजयों की जानकारी जो है मिलती है? तो किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखों से उनके विजयों की जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे समुद्रगुप्त होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, समुद्रगुप्त होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विंसेंट स्मिथ ने किस भारतीय राजा की वीरता से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने किस भारतीय राजा की वीरता से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो याद रखेंगे ये समुद्रगुप्त को कहे गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है रेगिस्तान में रहने वाले जंतुओं को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है?
तो रेगिस्तान में रहने वाले जंतुओं को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक उद्योग में किस नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन उद्योग में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, इन्हें जानते हैं किस नाम से? तो इन्हें जानते हैं रसायनों के आधार के नाम से या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम 23 नंबर क्वेश्चन का अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साइट्रिक अम्ल में निम्नलिखित में से किस रसायन के रंग को नष्ट करने की क्षमता होती है? तो साइट्रिक अम्ल में निम्नलिखित में से किस रसायन के रंगों को नष्ट करने की क्षमता होती है? तो याद रख लेंगे, ये अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप बताएंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि भारी जल का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मंदक के रूप में किए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मंदक के रूप में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रगलन एक धातु कर्म प्रक्रिया है, इसमें अयस्क के साथ गालक मिलाने पर यहां पे क्या परिणाम होता है? तो प्रगलन एक धातु कर्म प्रक्रिया है, इसमें अयस्क के साथ गलनांक मिलाने पर क्या परिणाम होता है? तो यहां पे परिणाम क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है, इसमें पानी मिलाने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है, इसमें पानी मिलाने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो याद रख लेंगे, ये परिवर्तित हो जाते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है आपसे। प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उद्योग में सिलिकॉन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उद्योग में सिलिकॉन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किए जाते हैं अर्धचालक के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अर्धचालक के रूप में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ईंधन सेल का क्या कार्य है? तो ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ईंधन सेल का क्या कार्य होगा? तो इनका कार्य हो जाएंगे आपके ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिजली की सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टेज पर क्यों रूपांतरित किया जाता है? तो बिजली की सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टेज पर क्यों हस्तांतरित किया जाता है? तो इन्हें किए जाते हैं शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा है ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब का कम होने के कारण सब्जियां पकने में अधिक समय क्यों लेती हैं? तो ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण सब्जियां पकने में अधिक समय क्यों लेता है? तो आप बताएंगे उबलते हुए पानी का तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी किरणों के उत्पादन हेतु प्रायः किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी किरणों के उत्पादन हेतु प्रायः किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किए जाते हैं मरकरी वाष्प और ऑर्गन का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि थॉमसन प्रभाव के अनुसार यदि एक तार के सिरों के बीच तपांतर हो तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो थॉमसन प्रभाव के अनुसार यदि एक तार के सिरों के बीच तपांतर हो तो उसमें क्या उत्पन्न होता है?
तो याद रखेंगे उसमें उत्पन्न हो जाएंगे विद्युत विभव का अंतर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्या, तो यहाँ पे अगर 35 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।